सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द कुरियर के बारे में। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की जो एक जासूस बन जाता है, मगर अंत में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मॉस्को का दृश्य आता है। ये वक्त है 1960 का। हम एक गैदरिंग को देखते हैं जहाँ पर सोवियत यूनियन के बहुत सारे लोग आ रखे हैं। इनका एक नेता आगे आता है और भाषण देना शुरू करता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि युद्ध खत्म हो गया है तो तुम लोग गलत हो। तीसरे विश्व युद्ध की कभी भी शुरुआत हो सकती है और तीसरा विश्व युद्ध सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें सारे के सारे देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें मुस्तैद रहने की जरूरत है। यहीं पर हम ओलेग नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो पहले एक सिपाही हुआ करता था, मगर अब वो सोवियत गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। भाषण के बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है उसकी नजर पड़ती है दो लड़कों पे। उनके बातचीत से वो समझ जाता है कि ये दोनों अमेरिकन हैं। वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग एक वीरान जगह पे पहुंचते हैं तब ओलेग उन्हें एक लेटर देता है और कहता है कि इसे अमेरिकन एम्बेसी में पहुंचा दो। इन लड़कों को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, फिर भी ये लोग पहुंच जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। अब 4 महीने का वक्त बीत चुका है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एमिली। एमिली एक CIA एजेंट है। वो थोड़ी देर अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा पहुंचती है MI6 के ऑफिस में। तब उसकी मुलाकात होती है फ्रैंक नाम के एजेंट से। वो उसे बताती है कि हमारे पास एक सबूत आया है, जो सबूत भेजा है ओलेग नाम के आदमी ने, जो सोवियत यूनियन के लिए काम करता है। उसके मुताबिक जल्दी ही परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है और वो ऐसा नहीं चाहता। इन चीजों को देखने के बाद MI6 वाले कहते हैं कि तुम हमसे क्या चाहती हो, आखिर CIA हमसे क्या चाहता है। एमिली बताती है कि अभी हमारी पहुंच नहीं है सोवियत यूनियन तक, लेकिन मुझे लगता है कि MI6 पहुंच सकता है। किसी भी तरीके से हमें पहुंचना है ओलेग तक, ताकि बची हुई जानकारियां वो बताए कि आखिर युद्ध की शुरुआत कैसे होने वाली है, ताकि हम उसे रोक सके। फ्रैंक कहता है कि हम भी डायरेक्ट सोवियत यूनियन से नहीं भिड़ सकते, क्योंकि अगर KGB वालों को शक भी हुआ कि MI6 इससे जुड़ा हुआ है तब हमारे बीच भी युद्ध छिड़ सकता है। इसके लिए हमें किसी तीसरे बंदे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ऐसा इंसान जो एक व्यापारी हो और उसका CIA और MI6 से कोई लेना देना ना हो, ताकि अगर KGB उसके बारे में कुछ पता भी करे तब भी उन्हें कुछ ना मिले। अब हमें तलाश करना है एक ऐसे शख्स को। तभी हम ग्रिविल विन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक व्यापारी है। ग्रिविल जब घर पे आता है तब हम देखते हैं कि इसका एक छोटा सा परिवार है। उसकी पत्नी का नाम है शीला और उसके बेटे का नाम है एंड्रू। जब वो घर पे होता है तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाने के बाद उसे पता लगता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी डील आने वाली है जो उसके व्यापार में 4 चांद लगा देगी। इस बात को सुनने के बाद ग्रेविल खुश हो जाता है और सीधा पहुंचता है मीटिंग के लिए। वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए एमिली और फ्रैंक आए हुए हैं। सबसे पहले ये लोग पूछते हैं कि क्या आप सोवियत यूनियन के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं। ग्रेविल कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ही खराब है। वहाँ पर हर तरफ युद्ध का माहौल है। अगर मैंने बिजनेस किया तो मुझे उसमें घाटा भी हो सकता है, इसीलिए मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक कहता है लेकिन तुम्हें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर तुम सोवियत यूनियन के साथ कोई व्यापार करोगे तो इस हिसाब से तुम मदद कर पाओगे अपने देश की और हम सारे लोगों की भी। इन बातों को सुनने के बाद ग्रेविल को शक होना शुरू हो जाता है कि इन लोगों के मंसूबे कुछ और ही है। वो इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे। तब एमिली और फ्रैंक बताते हैं कि वो लोग CIA और MI6 से हैं। तब वो डर जाता है और कहता है कि मैं एक मामूली सा व्यापारी हूँ, भला मुझसे तुम लोगों को क्या मिल सकता है। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ। एमिली कहती है कि हमें पता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। तुम पर किसी को कोई शक नहीं होगा क्योंकि तुम हमेशा से एक व्यापारी रहे हो। थोड़ी देर तक ग्रेविल सोचता है और कहता है कि आखिर मुझे करना क्या पड़ेगा। एमिली कहती है कि तुम्हें कुछ भी हटके नहीं करना। अब तक तुम जो चीजें कर रहे थे तुम्हें उसी चीज को करना है, लेकिन मॉस्को में जाकर के। ग्रेविल डरते हुए कहता है कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है। एमिली कहती है कि नहीं, अगर खतरा होता तो हम तुम्हें कभी भी इन चीजों में नहीं डालते। अब तुम जाने की तैयारी करो। इतना कहने के बाद वो इसे एक टाइपिन देती है और कहती है कि इसे तुम्हें हर वक्त पहन करके रखना है जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाओ। सीधा ग्रेविल घर पे आता है और शीला को बताता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए मॉस्को जा रहा है। वो अगले ही दिन पहुंच जाता है मॉस्को, रात भर रेस्ट करता है और सुबह सुबह पहुंचता है कमेटी में मीटिंग के लिए और उन्हें बताता है कि वो अपने धंधे की शुरुआत कर रहा है। उसकी कंपनी जिन मशीनों को बेचती है अब आसानी से वो लोग यहाँ पर भी उन मशीनों को खरीद पाएंगे। इसी मीटिंग में हम ओलेग को भी देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से ग्रेविल को देख रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद ये दोनों बातें करते हैं और ओलेग ग्रेविल को कहता है कि मैं रात को तुम्हें डिनर पे लेकर के जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। ग्रेविल मान जाता है। रात में ये लोग डिनर करते हैं, फिर टहलने के लिए बाहर आते हैं। टहलते समय ओलेग कहता है कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है, अब हम खुल करके बात कर सकते हैं। मुझे बस इतना बताओ कि ये टाइपिंग तुम्हें किसने दी है। ग्रेविल कहता है कि मेरे एक दोस्त ने। ओलेग कहता है कि क्या वो अमेरिकन थी। इस बात को सुनने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों एमिली के बारे में ही बात कर रहे हैं। तब ग्रेविल ओलेग से कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा अब अगला कदम क्या होना चाहिए। ओलेग कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है,
जितनी जल्दी हो सके लंदन लौट जाओ और वहाँ से मेरे पास एक अर्जी भेजो कि मुझे लंदन आना है काम के लिए, तब मैं वहाँ आऊंगा। इन बातों को सुनते ही ग्रेविल कहता है तुम्हारी गवर्नमेंट को तुम पे शक नहीं होगा? ओलेग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जब उन्हें पता लगेगा कि मैं व्यापार करने के लिए लंदन जा रहा हूँ और वहाँ की आधुनिक मशीनरी को मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा, तब वो खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी मुझे वहाँ पर भेजेंगे। ग्रेविल मान जाता है और चला आता है लंदन। लंदन आते ही वो ये सारी बातें बताता है फ्रैंक और एमिली को। ये लोग तैयारी करते हैं और जल्दी ही बुला लेते हैं ओलेग को लंदन में। ओलेग यहाँ पर अकेला नहीं आया है, और भी लोग आए हैं। ग्रेविल उनका शानदार स्वागत करता है। तब ये लोग जम करके पार्टी भी करते हैं। जब सारे लोग नशे में धुत हो जाते हैं तब ग्रेविल उन्हें छोड़ने आता है उनके होटल रूम्स में। सब अंदर चले जाते हैं मगर ओलेग अभी भी उसके साथ है। तब ग्रेविल ओलेग को लेकर के जाता है सीधा एमिली के पास। एमिली से वो पहली बार मिल रहा है। एमिली उसे देखने के बाद कहती है कि तुम सेना में हुआ करते थे, यानी कि तुम अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, फिर भी तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो? इन बातों को सुनने के बाद ओलेग कहता है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं सोवियत यूनियन में। वो लोग बहुत सारे परमाणु हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सके, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं खास करके तब डरा जब मुझे अपने नेता निकिता के मंसूबे पता लगे। उसके मंसूबे हैं कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वॉर छेड़े जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। किसी भी कीमत पर हमें इस युद्ध को रोकना है। एमिली कहती है कि ऐसा ही होगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ओलेग कहता है उसके अलावा मेरी एक और शर्त है। अगर ऐसा लगे कि अब युद्ध नहीं टलने वाला तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप मेरे पूरे परिवार को वहाँ से बाहर निकालें। एमिली कहती है कि मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अभी के लिए तुम क्या चाहते हो? ओलेग कहता है कि कुछ नहीं, मैं वहीं पर रहूंगा और अगर कोई भी खास जानकारी होती है तो उसे मैं तुम लोगों के पास भेजूंगा, लेकिन मेरी जानकारियों का कोई भी गलत उपयोग नहीं करेगा। मैं इन जानकारियों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि युद्ध को रोका जा सके, इसलिए नहीं ताकि युद्ध में हम लोगों को हराओ तुम लोग। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब एमिली और फ्रैंक आकर के मिलते हैं ग्रेविल से। उसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने बिजनेस को स्थापित करो तुम मॉस्को में। ओलेग हमें जानकारियां देने वाला है। अगर वो डायरेक्ट जानकारियां हमारे पास भेजेगा तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा बिजनेस अगर वहाँ पे होगा तो अपने बिजनेस के थ्रू तुम सारी जानकारियों को कुरियर करना और सारी चीजें ठीक जाएंगी। इन बातों को सुनने के बाद ग्रेविल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक बार मदद करना चाहता था, मैं ये नहीं चाहता कि मैं हमेशा के लिए उधर ही फंसा रहूं। तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो कोई नहीं बचेगा, न तुम न ही तुम्हारा परिवार। इन बातों को सुनने के बाद ग्रेविल भड़क के चला जाता है। तभी ओलेग आता है उसके घर पे डिनर करने के लिए। ओलेग के सामने ग्रेविल का पूरा परिवार है। डिनर के बाद जब ये लोग टहलने आते हैं तब ग्रेविल उससे कहता है कि ये काम मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अगर सोवियत यूनियन ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे सीधा गोली मार देंगे। ओलेग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी कंपनी सिर्फ एक कुरियर के रूप में काम करेगी। अगर कुछ भी ऐसा होता है तब तुम मुकर सकते हो कि तुम्हें पता ही नहीं था कि बॉक्स के अंदर क्या था। अगर मामला बहुत ही खराब हो गया और तुम पकड़े भी गए तब वो तुम्हें मुश्किल से 2 से 3 साल की सजा देंगे, मगर इसके चांसेस बहुत कम है, और उसके साथ साथ तुम छूट भी जाओगे। वो लोग तुरंत ट्रेड करेंगे तुम्हारी गवर्नमेंट के साथ। उनके जिस जासूस को तुम्हारी गवर्नमेंट ने पकड़ा होगा उसके बदले वो तुम्हें छोड़ेंगे। तुमसे ज्यादा खतरा मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं शांत हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम किसी भी दिक्कत में नहीं फंसने वाले। तब ग्रेविल मान जाता है। फिर ये लोग सारी चीजें समझाना शुरू करते हैं। ओलेग कहता है कि जब तुम रशिया में रहोगे तब तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये सोच करके चलो कि तुम्हारे अलावा जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं सबके सब केजीबी के एजेंट्स हैं। तुम जिस कमरे में रह रहे हो इस बात को मान लो कि हर तरफ कैमरे लगे हैं और हर तरफ माइक्स भी लगे हैं। तुम कुछ भी बोलोगे और करोगे वो लोग उन चीजों को देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर तुम अपनी एम्बेसी में भी जाते हो तब भी इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर भी केजीबी के एजेंट्स होंगे। मैं जब तक तुमसे कांटेक्ट ना करूँ तुम मेरे पास नहीं आओगे। तुम मामूली से व्यापारी हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। ग्रेविल मान जाता है और काम की शुरुआत हो जाती है। एक के बाद एक ओलेग जानकारियां देते रहता है और ग्रेविल उन जानकारियों को लेकर के आता है लंदन। मगर इसी बीच शीला को शक होना शुरू हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं ग्रेविल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं CIA के हेडक्वार्टर में। उसका बॉस उससे कहता है कि जितनी भी जानकारियां अब तक ओलेग ने दी है उसे देख कर यही लग रहा है कि रशिया ने पूरी तैयारी कर ली है हमले की। दूसरी तरफ ग्रेविल भी इस चीज को देखता है टीवी पर कि युद्ध के चांसेस बढ़ने वाले हैं, और इस चीज को देखने के बाद बर्लिन में एक दीवार बना दी गई है। जैसे ही शीला को यह बात पता लगती है वो कहती है कि इस सिचुएशन में तुम्हारा सोवियत यूनियन जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मगर ग्रेविल उसकी बात नहीं सुनता और चला आता है वापस मॉस्को और फिर से जानकारियों को भेजने लगता है। मगर अब कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को शक होना शुरू हो चुका है ओलेग पे। हर तरफ उन लोगों ने अपने आदमियों को लगा करके रखा है जो दिन रात इन पे नजर रख रहे हैं, और इन चीजों को देखने के बाद हालत खराब हो रही है ग्रेविल की। वो हर वक्त डरा रहता है। जब भी वो वापस लंदन आता है तो अपने गुस्से को निकालता है अपने परिवार पे, और शीला इन चीजों से चिढ़ने लगी है। उसे लगने लगा है कि अब ग्रेविल की जिंदगी में कोई और औरत आ गई है, इसीलिए शायद वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तभी ओलेग आता है लंदन
और आकर के मिलता है शीला से। उसे कहता है कि रात को मैं डिनर पे आऊंगा। तब शीला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप दूसरे देश के निवासी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे दूसरे देश का कोई भी इंसान आए। तब ओलेग भी समझ जाता है कि इनके परिवार में तनातनी का माहौल चल रहा है। वो बात करता है ग्रेविल से। ग्रेविल कहता है कि मेरी शादी टूटने के कगार पे है। मुझे ये चीजें नजर आ रही है कि मेरी दूरियां बढ़ती जा रही है मेरी पत्नी के साथ। किसी वक्त हमारा तलाक हो सकता है। ग्रेविल उसे समझाता है और कहता है कि इतना ज्यादा मत सोचो। ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता लगेगी कि पूरी दुनिया के लिए तुमने क्या किया है, तब तुम हीरो बन जाओगे और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे ऊपर फक्र होगा। तभी दूसरी तरफ हम CIA के एक एनालिस्ट को देखते हैं। उसने इन चीजों को नोटिस किया है कि बहुत सारी सोवियत यूनियन की खास जानकारियां यहाँ पे आ रही। तब वो यहाँ से निकल करके जाके मिलता है एक आदमी से। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एनालिस्ट काम करता है सोवियत यूनियन के लिए। वो बताता है कि जरूर कोई ना कोई अमेरिकन है रशिया में जो इन सारी जानकारियों को CIA के पास भेज रहा है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना शुरू करो। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की एक मीटिंग बैठती है। वो लोग निश्चय करते हैं कि उनके पास जितने भी परमाणु हथियार हैं उनमें से कुछ हथियार वो क्यूबा के पास भेजेंगे ताकि वहां से उन्हें मदद मिल सके। ओलेग भी इन सारी जानकारियों को सुनता है और तुरंत भेज देता है CIA के पास। अब जैसे ही ग्रेविल अपने कमरे में वापस आता है वो देखता है कि उसने अपनी डिक्शनरी को सीधी रखी थी मगर डिक्शनरी अभी उल्टी हो गई है, यानी कि इस कमरे में कोई आया था तलाशी लेने की। तभी ओलेग के पास KGB का एक एजेंट आता है और उससे कहता है कि ग्रेविल के बारे में तुम क्या जानते हो। ओलेग कहता है कि वो बस एक व्यापारी है। एजेंट कहता है कि उसके ऊपर नजर रखो। उसके जाते ही अब ओलेग की भी हालत खराब होने लगती है। वो समझ जाता है कि अब लोगों को चीजें धीरे धीरे पता लग रही है और ग्रेविल उनके निशाने पे है। ग्रेविल तुरंत चला आता है लंदन वापस और जेम्स और एमिली को कहता है कि हमारे ऊपर शक हो चुका है, मेरे कमरे की तलाशी ली गई है और ओलेग से भी KGB के एजेंट्स बात कर रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक कहता है कि अब तुम्हें मॉस्को जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खतरा बढ़ रहा है तो तुम यहीं पर रहो। जितनी जल्दी हो सके हम ओलेग के साथ साथ उसके परिवार को भी बुला लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं ग्रेविल के जान में जान आती है, मगर उसके जाते ही एमिली फ्रैंक को कहती है कि तुमने ये क्या किया। अभी हमें सबसे ज्यादा जानकारियों की जरूरत है और इस वक्त तुम मना कर रहे हो कि ग्रेविल मॉस्को ना जाए। फ्रैंक उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि उस आदमी ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तभी हम ओलेग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बेहोश होकर के गिर जाता है। तब लोग उसे उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। इसी वक्त टीवी पे खबर आती है कि सोवियत यूनियन के बहुत सारे मिसाइल्स को देखा गया है क्यूबा में और वो लोग वहाँ पर अपना मिसाइल सेंटर बना रहे हैं। ये खबर सोवियत यूनियन के मीटिंग में भी पहुंच जाती है कि उनकी ये जानकारी लीक हो चुकी है। ओलेग भी यहाँ पर मौजूद है। जब ओलेग जा रहा होता है तभी उसे एक लेडी आकर के बताती है कि आपकी ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया है, जो आपकी अगली ट्रिप थी लंदन के लिए उसे। तब ओलेग को समझ में आता है कि अब वो निशाने पर है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तुरंत इस बारे में इत्तला करता है ग्रेवल्स को। तब ग्रेवल पहुंचता है फ्रैंक और एमिली के पास। उनसे कहता है कि अब ओलेग वहाँ पर फंस चुका है, जितनी जल्दी हो सके हमें उसे निकालना पड़ेगा। फ्रैंक कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, हमें थोड़ा समय चाहिए। तब ग्रेवल भड़क जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने वादा किया था उससे कि जब ऐसा वक्त आएगा तब तुम लोग उसे मॉस्को से बाहर निकालोगे और अब तुम लोग मुकर रहे हो। उस आदमी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, किसी भी कीमत पर उसे बचाओ और बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम लोग की जो भी प्लानिंग है मुझे बताओ, मैं खुद मॉस्को जाऊंगा। इन बातों को सुनने के बाद एमिली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मॉस्को चलूंगी। तब फ्रैंक उसे मना करता है और कहता है कि एमिली की बातों में मत आओ, ये वहाँ से बच करके निकल सकती है लेकिन तुम नहीं निकल पाओगे। मगर ग्रेविल नहीं मानता। जैसे ही वो घर आता है मॉस्को निकलने के लिए, उसके पास शीला आकर के कहती है कि मैं तुमसे शादी का रिश्ता अब तोड़ना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन अब ग्रेविल के पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। वो सीधा पहुंचता है मॉस्को। वहां जाते ही मिलता है ओलेग से। तब ओलेग उसे इशारा करता है कि वो कुछ भी ना बोले। सबसे पहले वो रेडियो का वॉल्यूम तेज करता है और तब जाता है उसके पास। तब ग्रेविल उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ, आगे की जानकारी तुम्हें एमिली देगी। इसी बीच हम एमिली को देखते हैं US एम्बेसी में। वो अपने आदमियों के साथ मिलकर के प्लानिंग कर रही है कि कैसे वो लोग ओलेग को बाहर निकालेंगे। ओलेग घर पहुंचने के बाद उस डब्बे को खोलता है जिस सिगरेट के डब्बे को उसे ग्रेविल ने दिया था। अंदर उसे तस्वीरें मिलती हैं वैन की और एक नक्शा भी मिलता है कि कहां से ये लोग कैसे करके निकालेंगे ओलेग और उसके परिवार को। और प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है। एमिली वैन लेकर के आगे बढ़ रही है। ओलेग भी तैयार है। वो घर जाता है अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए। तभी वो देखता है कि KGB के एजेंट्स पहले से आकर के यहाँ पर बैठे हैं। वो अब समझ चुका है कि उनका खेल खत्म है। KGB का एजेंट कहता है कि अपनी पत्नी को सच्चाई तुम बताओगे या मैं बताऊं। तब ओलेग अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इनकी जानकारियों को बाहर भेजा है। तब एजेंट कहता है कि थोड़े समय पहले जब तुम बेहोश हुए थे तब मैंने ये दवाई मिलाई थी तुम्हारे चाय में। जब तुम हॉस्पिटल पहुंच गए तब तुम्हारे पूरे दफ्तर की तलाशी ली गई
और वहाँ पर हमें सारे के सारे सबूत मिल गए। इतने कहने के बाद वो लोग ओलेग के साथ साथ उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग ग्रिविल को भी गिरफ्तार करते हैं। उसके साथ साथ वो लोग एमिली तक भी पहुँच जाते हैं, मगर एमिली के पास इम्यूनिटी है, उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। तब उसे 24 घंटे का नोटिस मिलता है कि 24 घंटे के अंदर उसे देश को छोड़ना पड़ेगा। वो वापस चली आती है, मगर अब ग्रेविल को डाल दिया गया है जेल में। उसके बाल काटे गए हैं और उसे रोज टॉर्चर किया जा रहा है कि वो सच्चाई बताए। एमिली जैसे ही लंदन पहुंचती है, फ्रैंक उसे देख करके भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम जा करके बलि दोगी उस आदमी की। तुमने ग्रेविल की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये लोग पहुंच जाते हैं उसकी पत्नी शीला के पास और बताते हैं कि मॉस्को में गिरफ्तार कर लिया गया है तुम्हारे पति को जासूसी के आरोप में। तब वो फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि मुझे पहले से पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब ये लोग पूरी बात बताते हैं कि वो देश की मदद कर रहा था, वो ऐसा काम कर रहा था जो कोई नहीं कर सकता। उसने पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश की ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। दूसरी तरफ रोज ग्रिविल को टॉर्चर किया जा रहा है। अंत में वो बताता है कि मुझे ओलेग ने बहुत सारे पार्सल दिए थे, मगर मुझे कभी भी ये बात पता नहीं थी कि इन पार्सल्स के अंदर क्या है। मैं बस एक कुरियर था। मगर ये लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसे ही 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तब शीला उससे मिलने आती है। ग्रेविल की ऐसी हालत देखने के बाद वो बहुत दुखी है और इस बात से भी कि अपने पति की परेशानी में उसने मदद नहीं की और उल्टा तलाक का जिक्र किया। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये अच्छे साइंस है। अगर मुझे तुमसे मिलने दिया जा रहा है यानी कि तुम्हें छोड़ा जा सकता है। क्यूबा में भी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तुम जल्दी ही आजाद हो जाओगे। तभी हम CIA और MI6 की मीटिंग देखते हैं। वो लोग ट्रेड के लिए तैयार हैं, मगर इनका मानना है कि अगर इन लोगों ने ग्रेविल के बदले किसी बड़े जासूस को छोड़ा तब सोवियत यूनियन को शक हो जाएगा कि ग्रेविल उनके लिए बहुत कीमती है। तब वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इन्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ ओलेग आकर के मिलता है ग्रेविल से और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने पूरी सच्चाई बता दी KGB वालों को। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मेरे परिवार को खत्म कर देते, मगर मैंने उनसे यही कहा है कि तुम्हें कभी कुछ भी पता नहीं था कि उन कुरियर्स के अंदर क्या है। इन बातों को सुनने के बाद उससे ग्रेविल कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने तीसरे विश्व युद्ध को रोक दिया। फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है और 1 साल के बाद ग्रेविल को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ग्रेविल के बदले उन लोगों को मिलता है सोवियत यूनियन का सबसे खतरनाक जासूस। जैसे ही ग्रेविल लंदन वापस आता है, सब लोग अच्छे से उसका स्वागत करते हैं और मीडिया वाले उसकी तस्वीरें भी खींचते हैं। उसके कुछ समय के बाद हमें पता लगता है कि ओलेग को गवर्नमेंट ने मार दिया, मगर उसके बीवी बच्चों को छोड़ दिया और उसके साथ साथ अब वो मॉस्को में भी रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।